हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 7 का नाम है ऑसिलेशन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक जो है वो पेंडुलम ड्रॉ किया हुआ है, बनाया हुआ है पेंडुलम। और पेंडुलम जो है वो दिखा रहे हैं कि जिस तरह पेंडुलम की मोशन होती है टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, तो हम उसको ऑसिलेशन कहते हैं ऐसी मोशन को कि ऑसिलेट करें आप कोई चीज़ टू एंड फ्रो अपनी मेन पोजीशन के गे। टू एंड फ्रो का मतलब ये है कि लेफ़्ट एंड राइट वो मूव कर रही है। और जैसे यहाँ पे आपके पास ये मोशन भी दिखाई गई है कि ये कोई स्ट्रिंग है जिसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और उसको एक तरफ से तो टाइटली पकड़ा गया है, दूसरी तरफ से उसको थोड़ा सा जर्क दिया गया है जिसकी वजह से वो टू एंड फ्रो मूव कर रही होगी। ऐसी आपने मोशंस जो हैं वो डेली लाइफ में भी देखी होंगी। तो आपके पास जो है इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसके ऊपर आपके पास किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम ज़ीरो हो, या वो अपनी मेन पोजीशन पे हो या वो रेस्ट पे हो, वो हमारी उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाते हैं तो अगर वो स्विंग करने लग जाए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो, तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास ऑसिलेशंस होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे फ्री ऑसिलेशन की। इसके अलावा आपके पास फिर हम कौन सी ऑसिलेशंस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, हम उनके लिए एक नेसेसरी कंडीशंस देखेंगे कि कौन सी टाइप की ऑसिलेशंस, क्या हर टाइप की ऑसिलेशंस जो हैं उनको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, या फिर कुछ करैक्टरिस्टिक हैं वो हों तो आप उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। इसके अलावा ये कि हम ये देखेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करता है तो जब वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है, और ऑब्वियसली एक सर्कल के अंदर एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस फिक्स रहेगा जो कि सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आपके पास जो तो सर्कल के डायमीटर के बारे में और रेडियस के बारे में आपको पता है ना, कि आपके पास जैसे अगर एक सर्कल है तो मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास उसका जो है वो रेडियस होता है। और डायमीटर जो आप बिल्कुल ऐसे आप सेंटर से हाफ करते हैं बेसिकली 2r के बराबर, 2 टाइम ऑफ द रेडियस के बराबर आपके पास डायमीटर होता है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है तो जब कोई भी पोजीशन अगर आप उसकी लें, ठीक है, तो उस पोजीशन पे वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सपोज पार्टिकल मूव करके इस पोजीशन तक पहुँचा, इस पोजीशन के ऊपर हमने क्या किया, वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ की जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है वो इस डायमीटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली जो पार्टिकल मूव कर रहा है अराउंड अ सर्कल, वैसे वैसे ही आपके पास ये जो इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन बन रही है, ये हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ना ऑन द डायमीटर, इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन बन रही है ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल वो भी साथ साथ मूव कर रही है, और वो बिल्कुल वैसे ही मूव कर रही है जैसे आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। जब हम स्टडी करेंगे ना स्टेप वाइज तो फिर आपको समझ आएगा। पहले हम ऑसिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करते हैं विद मोशन ऑफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल। फिर उसके साथ रिलेट करने के बाद हम कुछ टर्म्स डिफ़ाइन करेंगे जिसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड है, पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड फेज डिफरेंस है। और इसके अलावा हम एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे जिसमें हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड को इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम डिराइव करेंगे रिलेशंस। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई एंड यूज़ द इक्वेशन एज द डिफाइनिंग। अब बेसिकली जब आप करैक्टरिस्टिक देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के तो उसमें आपको पता चलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक करैक्टरिस्टिक ये है कि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट x, और उसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, या सेंटर या मेन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है।
तो फिर हमने मोशंस, डिफरेंट मोशंस जो हैं उनको लेके और हम उनमें देखेंगे, उनमें आइडेंटिफाई भी करेंगे और यूज़ भी करेंगे इस इक्वेशन को टू रिलेट के ये जो हमारे पास मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर इसके अलावा हमने ये प्रूव इसमें एक चीज़ करनी है कि जब मास को स्प्रिंग के साथ अटैच करें तो उसकी जो मोशन होती है, उसको फिर अपनी मीन पोजीशन डिस्प्लेस करें तो उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इधर स्टडी करेंगे कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल जो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसके अंदर है, वो उसकी एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आपस में किस तरीके से एक्सचेंज होती हैं। ओके सॉरी, ये कुछ और ही चीज़ बन गई मेरी। अच्छा ओके, फिर उसके बाद आपके पास इसके अलावा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम के अंदर भी हम देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे एंड देन उसकी कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। फिर इसके अलावा हम जैसे फ्री ऑसिलेशंस, जैसे हमने स्टार्ट में फ्री ऑसिलेशंस हैं इसका बारे में हम स्टडी किया, तो आगे जाके हम एक और टाइप के ऑसिलेशंस भी देखेंगे जिन्हें फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। फिर उसके अंदर हम रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर इसके अलावा हम लोग, एक मिनट वेट, क्योंकि अभी मैं खुद जो हूँ ना, एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू इरेज दिस, ओके मे बी लेटर, ड्राइंग वाज विंडो, ओके सही। अच्छा नेक्स्ट आपके पास ये है कि डिस्क्राइब हमने करना है दी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। और हमने फिर उसके अलावा सेकंड लास्ट में हमारे पास है डिस्क्राइब ग्राफिकली हाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेशन चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। अब हर सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बारे में भी पहले हम स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर किसी सिस्टम के अंदर फोर्स्ड ऑसिलेशन हो और उन फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो फिर हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड किस तरीके से उन ऑसिलेशंस का वेरी करता है। और इसके अलावा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम देखेंगे जो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में भी फिर हम पढ़ेंगे एंड देन उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो विद रेफरेंस टू द एफर्ट्स ऑफ द डिग्री ऑफ डैम्पिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग, मतलब डैम्पिंग क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे एंड देन उसके इफ़ेक्ट क्या हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्पिंग्स क्या हैं। इसके अलावा ये कि डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द फैक्टर विच डिटर्मिन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। ये जब हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये वर्ड्स ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएंगे कि किस तरीके से हमारे पास किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मतलब आपके पास जो भी सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करी है, और अगर कोई फोर्स्ड ऑसिलेशन है तो किस तरीके से उसको अफेक्ट करेंगी, और उसके अंदर शार्पनेस रेजोनेंस कब होगी, किन पॉइंट्स पे होगी और कितनी शार्प होगी, ये सब भी हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हमने ये तो देख लिया कि हमने इसके अंदर क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से क्या है ऑसिलेशन, जो ही मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि सबसे पहले तो हम ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम वो ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड ट्रांसलेशनल इज़ एन एज इम्पॉर्टेंट एज ट्रांसलेशनल एज रोटेशनल मोशंस। मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशनल ये दो मोशंस आप पिछले चैप्टर्स के अंदर, पहले 6 चैप्टर्स के अंदर आप ये लोग चीज़ पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशनल मोशन जो आपके पास नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसे बॉडी से ट्रांसलेट कर रही होती है, और रोटेशनल मोशंस आपके पास वो वाली मोशंस होती हैं जिसके अंदर बॉडी रोटेट कर रही होती है। तो वाइब्रेशनल मोशन जो है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ट्रांसलेशन या रोटेशनल मोशन है। आपके पास बहुत सारे ऐसे फिनोमेना नेचर के अंदर हो रहे हैं जिनको समझने के लिए हमें वाइब्रेशंस एंड वेव्स को के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। और although very large structures such as skyscrapers and bridges appear to be rigid actually vibrate, मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो कि देख के आपको लग रहा होता है कि वो बिल्कुल रिजिड हैं, वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं। इंटरनली उनके अंदर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स उनके वाइब्रेट कर रहे होते हैं। द आर्किटेक्ट्स एंड द इंजीनियर हु डिज़ाइन बिल्ड देम टेक दिस फैक्ट इनटू अकाउंट। जो उनको बनाते हैं वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि इनके अंदर इंटरनल ही वाइब्रेशंस हो रही हैं जो बाज़ार आपको बाहर नज़र नहीं आ रही होती, आपको फील नहीं हो रही होती। तो ऑसिलेशंस बेसिकली होती क्या है? ऑसिलेशन क्या है?
बेसिकली एक रिपीटेड मोशन है। मतलब एक मीन पोजीशन के गिर्द जब पार्टिकल रिपीटेडली अपनी मोशन को मतलब चेंज कर रहा होता है, तो या फिर आपके पास एक ही पॉइंट के अबाउट पार्टिकल मूव कर रहा होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये हमारे पास ऑसिलेट कर रहा है, और इसको हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और अगर आपके पास वो पीरियोडिकली रिपीट हो रही हो, पीरियोडिकली रिपीट होने का मतलब यह है कि मतलब लाइक आपके पास पार्टिकल आपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, हटाया, वो एक तरफ गया एंड देन फिर वो वापस आया, फिर उतने ही टाइम बाद दोबारा वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द आया। मतलब अगर बार बार एक ही तरीके से वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो हम ऐसी मोशन रेगुलर इंटरवल में, मतलब लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो यहाँ पे पार्टिकल आपके पास था, एक मिनट लेट मी ड्रॉ इट। अगर पार्टिकल लेट मी चेंज द कलर टू ओके, तो यूँ पार्टिकल है और पार्टिकल यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, तो अगर वो रेगुलर इंटरवल में इसी तरह अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है, तो रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है कि इक्वल उतना ही टाइम, जैसे लेट्स सपोज अगर 2 सेकंड का टाइम लगता है उसे एक पूरा अपनी मोशन कंप्लीट करने में, तो नेक्स्ट मोशन में भी 2 ही लगे, नेक्स्ट में भी। तो रेगुलरली अगर वो अपनी मोशन रिपीट करता रहता है तो हम इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, टूल एक मिनट लेट मी चेक इसको। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि ये इसको इरेज कैसे करते हैं। इज देयर एनी इरेजर हियर? I have to just undo it. ओके नाइस। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो है वो है वो जो मैं ऊपर आपके पास ड्राइंग कर रही हूँ, वो कैसे जो है वो आपके पास रेज होगी, तो वो लाइक बस वो मैं देख रही थी। ओके वेल, अब हमारे पास हम देख रहे थे कि हमारे पास जो है वो ऑसिलेशंस क्या होती हैं। हमारे पास जो है वो अब ऑसिलेशन मतलब इनको हम हार्मोनिक भी कहते हैं, और अगर ये पीरियोडिकली रिपीट हो रही हो तो हम इन्हें पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो बेसिकली ऑसिलेशन जो है वो आपके पास हार्मोनिक मोशन की टाइप है। टिपिकली पीरियोडिकली मतलब पीरियोडिक मोशंस जो होती हैं उनको फिर हम ऑसिलेशन में इंक्लूड करते हैं, जो एक डायमेंशन में भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा डायमेंशंस में भी हो सकती हैं। तो आपके पास अगर हम एग्जांपल देखें फ़िज़िकल वर्ल्ड से ऑसिलेशन की, तो उसमें हमारे पास है मोशन ऑफ अ स्प्रिंग, पेंडुलम और द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ स्विंग। ठीक है, मतलब जो झूला होता है ना आपका, उसकी मोशन, पेंडुलम की मोशन एंड द स्प्रिंग की मोशन जो है वो हमारे पास, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ऑसिलेशन के अंदर आती हैं। तो बेसिकली आपके पास क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर द ऑसिलेशन मोशन, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आगे सेवरल टाइम्स यूज़ होंगी, तो इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। फिगर के अंदर 7.1a के अंदर शो किया गया है द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और जो बॉब है उसको हमने डिस्प्लेस किया वन साइड पे एंड फिर हमने उसे छोड़ दिया, तो वो अपनी मेन पोजीशन जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, जहाँ पे वो पहले रेस्ट पे था, जहाँ से हमने उसे डिस्प्लेस किया था, उसके बाद वो टू एंड फ्रो मूव करने गया। तो हम लोग क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक तो वाइब्रेटरी मोशन होती है बैक एंड फोर या टू एंड फ्रो मोशन बॉडी की अबाउट द मेन पोजीशन, इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेशन हमारे पास जब एक अपना ट्रिप कंप्लीट करता है, मतलब लाइक ये कि वो आपके पास मेन पोजीशन से शुरू हुआ, एक्सट्रीम पे गया, या फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके आपने उसे छोड़ा है, तो उस एक्सट्रीम पोजीशन से वो वापस मेन पोजीशन पे गया एंड देन फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस मेन पोजीशन से होता हुआ उसी एक्सट्रीम पोजीशन तक आया, तो ये हमारे पास बेसिकली उसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाती है। तो ऐसे मिसाल के तौर पे आपके पास एग्जाम फिगर में अगर आप देखें तो पेंडुलम जो है ए पोजीशन से अगर वो अपनी मोशन स्टार्ट करे, ए से बी तक जाए एंड फिर बी से वापस ए तक आए, तो ये कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो जितना टाइम उसे लगेगा इस पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और आपके पास कितने नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन वो कंप्लीट करेगा बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन वो करता है कंप्लीट, तो उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बेसिकली आपके पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब टाइम पीरियड वो पीरियड होता है ना जिसके अंदर बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास क्या हो जाएगी, 1 वाइब्रेशन उस टाइम पीरियड के अंदर जो बॉडी कर रही है, मतलब 1/t, टी टाइम पीरियड है और 1 जो है वो 1 वाइब्रेशन और टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेशन।
तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और उसका यूनिट्स जो है हमारे पास हर्ट्स है, और हर्ट्स जो है वो आपके पास 1 साइकिल पर सेकेंड, CPS का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास साइकिल पर सेकेंड्स में भी होता है। तो कि आपके पास एक्चुअली CPS आपको ये बताता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स इस मोशन के अंदर कंप्लीट हुए हैं। पीरियोडिक मोशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपके पास रेगुलर इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मोशन रिपीट हो रही हो, ठीक है। एक के मतलब आपने 1 सेकंड में अगर एक प्लस सपोज एक टाइप की मोशन 1 सेकंड थी, तो अगले सेकंड में भी वैसी है, उससे अगले सेकंड में, या जो भी आपके पास इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम या ऑफ द वॉल क्लॉक की मोशन होती है। डिस्प्लेसमेंट एक्स का फैक्टर आपके पास अक्सर जगह आएगा कि आपके पास जब बॉडी को आप डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो वो जो जितनी भी उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है बॉडी की, किसी भी पॉइंट पे अगर बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो एक्स से रिप्रेजेंट होगी। और अगर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसका मेन पोजीशन से जो होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर एक चीज़ होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पर सेकेंड ऑफ बॉडी अगर रिवॉल्व करी है, मतलब बेसिकली जब हम इसको रिलेट करेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हम इसको सर्कुलर मोशन के साथ भी रिलेट करेंगे, कि आपके पास जो है जब पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है, तो जो उसकी प्रोजेक्शन होती है ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है, और पार्टिकल खुद सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है। तो बेसिकली हम इनको रिलेट कर सकते हैं सर्कुलर मोशन को, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो बेसिकली हमारे पास एक्चुअली जो टाइम पीरियड होता है एक वाइब्रेशन का, उसके अंदर हमारे पास पार्टिकल एक रेवोल्यूशन भी, एक सर्कल के अंदर एक पूरी अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर सकता है। तो कितनी नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन कोई पार्टिकल पर सेकंड करेगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ करते हैं। एक सिंपल फ्रीक्वेंसी है, तो सिंपल हमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन के बारे में बताती है, और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो हमें नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन के बारे में बताएगी। तो उसको हम ओमेगा इज इक्वल टू 2πf से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 2π जो है बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास एक पूरा एंगल है। जब पार्टिकल अपनी मोशन पूरी सर्कल के अंदर कंप्लीट करता है, तो वो जो एंगल कवर करता है वो 2π रेडियन के बराबर होता है। और एफ़ का और ओमेगा का क्या रिलेशन है, फिजिकल टू ओमेगा ओवर 2π। ओमेगा जो है वो आपके पास जो है एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। For your information, the most relevant dynamic characteristic of a high-rise building are its natural oscillatory period, mass stiffness, and damping coefficient. Tall being characterized by low natural frequency, hence they can vibrate significantly under lateral dynamic earthquake loads. अब इन्होंने आपको बताया हुआ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में कि द मोस्ट रेलिवेंट डायनामिक, जो डायनामिक करेक्टरिस्टिक है हाई राइज बिल्डिंग के, एक क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर। एक तो आपके पास, तो बेसिकली जब आपके पास कोई अर्थक्वेक वगैरह या कोई फोर्स वगैरह लगती है इस किस्म की, तो क्या होता है, तो बेसिकली आपके पास ये सारे करैक्टरिस्टिक बिल्डिंग्स के जो है वो मुहैया किए जाते हैं, जिसमें उनकी नेचुरल ऑसिलेटरी पीरियड होता है कि नेचुरली जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उसका क्या पीरियड है, मास स्टिफनेस कितनी है, मतलब ये कि आपके पास कितना वो रेजिस्ट कर रही है मोशन, मतलब लाइक अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स लगाएं तो, या फिर अगर आप उसकी जो है मास स्टिफनेस को हम ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं जब हम मास अटैच टू स्प्रिंग की बात करते हैं। तो जब हम मास अटैच टू स्प्रिंग की बात करें, तो हमारे पास जब मास को हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो वो एक मास स्टिफनेस भी वहाँ पे हमारे पास आती है कि आपके पास एक बॉडी कितना रेजिस्ट कर रही है एक एक्सटर्नल फोर्स को। और इसके अलावा डैम्पिंग कोफिशेंट के मतलब डैम्पिंग ये होता है कि आपके पास जिस एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट कर रही है वो एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता रहे। तो टॉल बिल्डिंग जो होती हैं उनकी लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए जब हमारे पास भी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाती हैं। ये भी हम आगे जब डैम्पिंग वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी।